नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से एक और प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर के आया हूं। प्रबंधकीय गुणों से संबंधित 50 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर के आया हूं, जो बहुत हद तक आपके टॉपिक को कवर कराने का प्रयास करेगी और आपको ख्याल में आएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता को खाली स्थान में विशेषज्ञ होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? ऑप्शन 1 मानवीय संबंधों में, ऑप्शन 2 तकनीकी कौशल में, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अभी 50 प्रश्नों को लेकर के आया हूं। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो और 50 प्रश्नों को लेके आएंगे। नेतृत्वकर्ता को खाली स्थान में विशेषज्ञ होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तो मानवीय संबंधों में भी होना चाहिए और तकनीकी कौशल में भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। कि नेतृत्वकर्ता को किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? तो नेतृत्वकर्ता को मानवीय संबंधों और तकनीकी कौशल दोनों में ही विशेषज्ञ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको केवल अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, आप प्रश्न हल कर सकते हैं। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन 1 नेतृत्वकर्ताओं या फिर नेताओं, ऑप्शन 2 समूह पर, ऑप्शन 3 सरकार पर और ऑप्शन 4 विस्तार कर्मियों पर। तो स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का जो निर्णय है वह समूह पर निर्भर करता है। जी हाँ, दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय समूह पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का खाली स्थान के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत के 14 प्रमुख बैंकों का किसके दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन 1 दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन 2 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन 3 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, या ऑप्शन 4 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत के 14 प्रमुख बैंकों का किसके दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा कि भारत के जो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपको जुड़ना ही चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मैंने दी है, आप जुड़ सकते हैं। चौथा प्रश्न, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? तो जब किसी समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखेंगे तो उसको हम कैसे देखेंगे? ऑप्शन 1 क्षेत्र कार्य, ऑप्शन 2 प्रशिक्षण, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। मैंने हल करने का तरीका आपको बताया था कि जहां उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी लिखा हुआ आ जाए वहां पर वो सही होने की संभावना ज्यादा होती है। तो समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्षेत्र कार्य भी देखा जाएगा और प्रशिक्षण भी देखा जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये दूसरा प्रश्न आया। पहला प्रश्न देखा था हमने कि भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहते हैं? ऑप्शन 1
पहली पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन 2 दूसरी पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन 3 तीसरी पंचवर्षीय योजना को, या ऑप्शन 4 चौथी पंचवर्षीय योजना को। बोलिए फटाफट, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसको महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। छठवां प्रश्न देखते हैं, उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंध रखता है? उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंध रखता है? ऑप्शन 1 संबद्धता से, ऑप्शन 2 शक्ति से, ऑप्शन 3 उपलब्धि से, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंध रखता है? तो संबद्धता से भी संबंध रखता है, शक्ति से भी संबंध रखता है और उपलब्धि से भी संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? बहुत अच्छा प्रश्न। पंचवर्षीय योजना से संबंधित तीसरा प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन 1 पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 पांचवी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन 4 सातवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ। नेतृत्व में खाली स्थान के बीच आमने सामने का संपर्क होता है। नेतृत्व में किसके बीच आमने सामने का संपर्क होता है? ऑप्शन 1 नेतृत्वकर्ताओं एवं अनुयायियों के बीच में, ऑप्शन 2 सरकार एवं नेतृत्वकर्ताओं के बीच में, ऑप्शन 3 ग्रामीणों एवं वैज्ञानिकों के बीच में, और ऑप्शन 4 विस्तार कर्मियों एवं वैज्ञानिकों के बीच में। तो किसके बीच में जो है वह आमने सामने का संपर्क होता है नेतृत्व में? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों के बीच में। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ऑप्शन 1 1966 से 1969, ऑप्शन 2 1996 से 1999, ऑप्शन 3 1960 से 1990, या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? बोलिए फटाफट से, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से लेकर के 1969 तक। बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? ऑप्शन 1 द्वितीयक सामाजिक समूह में, ऑप्शन 2 तृतीयक सामाजिक समूह में, ऑप्शन 3 प्राथमिक समूह में, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो किस सामाजिक समूह में जो संपर्क है वो व्यक्तिगत होता है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि प्राथमिक सामाजिक समूह में जो संपर्क है वो व्यक्तिगत होता है। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ। इनमें से किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है? इनमें से किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन 1 1969 से 1974, ऑप्शन 2 1966 से 1969, ऑप्शन 3 1965 से 1968, और ऑप्शन 4 1961 से लेकर के 1966। किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा
कि 1966 से लेकर के 1969 तक की अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे आयोजना किसे कहते हैं, किस वर्ष किस अवधि को कहा जाता है, तो 1966 से लेकर के 1969 तक की अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन 1 हाउस एवं मिशेल ने, ऑप्शन 2 पी हर्जीवी एवं के ब्लेनहेड ने, ऑप्शन 3 अन्नाहम मास्लो ने, सॉरी अन्नाहम नहीं अब्राहम मास्लो ने, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेतृत्व प्रबंधकीय गुण में आपका नेतृत्व भी शामिल है, नेतृत्वकर्ता के गुण हैं, ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि पी हर्जवी एवं के ब्लेनहेड ने नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत जो है वो विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न, आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? ऑप्शन 1 प्राथमिक सामाजिक समूह में, ऑप्शन 2 द्वितीयक में, ऑप्शन 3 तृतीयक में, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि जो आस पड़ोस है वह प्राथमिक सामाजिक समूह में आता है। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी? ऑप्शन 1 दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 छठी पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन 4 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। 15वां प्रश्न देखते हैं, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता खाली स्थान की भूमिका निभाते हैं। तो स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता किसकी भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन 1 शिक्षक की, ऑप्शन 2 मार्गदर्शन करने की, ऑप्शन 3 प्रशिक्षक की, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो जो एक स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता होता है वह शिक्षक की भूमिका भी निभाता है, मार्गदर्शक की भी भूमिका निभाता है, और प्रशिक्षक की भी भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। भारत के पहले 5 आईआईटीज खाली स्थान के दौरान प्रारंभ हुए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारत के पहले 5 आईआईटीज किसके दौरान आरंभ हुए थे? ऑप्शन 1 पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन 2 तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन 3 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ऑप्शन 4 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत के पहले 5 आईआईटीज किसके दौरान आरंभ हुए थे? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के आईआईटीज प्रारंभ किए गए थे। भारत के पहले 5 आईआईटीज प्रारंभ किए गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न था। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक खाली स्थान अभिमुख प्रकार्य है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक किस प्रकार का, क्या किसके अभिमुख प्रकार्य होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन 1 लोगों के अभिमुख, ऑप्शन 2 गुणवत्ता अभिमुख, ऑप्शन 3 उत्पादन अभिमुख, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक खाली स्थान अभिमुख प्रकार्य है, तो लोग अभिमुख प्रकार्य है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का प्रश्न, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है?
मिशिगन नेतृत्व अध्ययन, बहुत अच्छा प्रश्न। नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन 1 लक्षण पद्धति पर, ऑप्शन 2 रवैया पद्धति पर, ऑप्शन 3 व्यवहार पद्धति पर और ऑप्शन 4 परिस्थिति जन्य पद्धति पर। तो जो आपका मिशिगन नेतृत्व अध्ययन है वह व्यवहार पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 पर्यवेक्षक, जिसे सुपरवाइजर कहते हैं, जो आप बनने वाले हैं। ऑप्शन 2 सुकारक, जिसे फैसिलिटेटर कहते हैं। ऑप्शन 3 आंतरिक प्रशिक्षक और ऑप्शन 4 बाह्य प्रशिक्षक। तो प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में पर्यवेक्षक है, सुकारक भी है, आंतरिक प्रशिक्षक भी है, बाह्य प्रशिक्षक नहीं है। तो आपके ऑप्शन का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बाह्य प्रशिक्षक नहीं है। 20वां प्रश्न है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य खाली स्थान अर्जित करने में सहयोग करता है। सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य क्या अर्जित करने में सहयोग करता है? ऑप्शन 1 ज्ञान, ऑप्शन 2 कौशल, ऑप्शन 3 रवैया और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य क्या अर्जित करने में सहयोग करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ज्ञान अर्जित करने में भी सहयोग करता है, कौशल अर्जित करने में सहयोग करता है, रवैया अर्जित करने में सहयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ। सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 खाद्य आर्थिक सहायताएं, ऑप्शन 2 लोक निर्माण परियोजनाएं, ऑप्शन 3 संपूरक आहार या ऑप्शन 4 दान। बोलिए फटाफट से। सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? तो आपका जो दान है वह सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। जबकि खाद्य आर्थिक सहायताएं, लोक निर्माण परियोजनाएं और संपूरक आहार सभी सामाजिक सुरक्षा में शामिल हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्री समूह शब्द को किसके रूप में वर्णित करते हैं? समाजशास्त्री समूह शब्द को किसके रूप में वर्णित करते हैं? ऑप्शन 1 लोगों के संकलन के रूप में, ऑप्शन 2 अंतर क्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में, ऑप्शन 3 किसी स्थान पर अंतर क्रिया कर रहे लोगों के रूप में और ऑप्शन 4 किसी सभा या सम्मेलन में भाग लेने के रूप में। तो समाजशास्त्री समूह शब्द को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अंतर क्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में समाजशास्त्री समूह शब्द को वर्णित करते हैं। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? संचार का एक परिप्रेक्ष्य कौन नहीं है? ऑप्शन 1 क्रांतिक, ऑप्शन 2 आधुनिक, ऑप्शन 3 आधुनिक पश्चात और ऑप्शन 4 प्रजातांत्रिक। तो इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा कि प्रजातांत्रिक एक संचार का परिप्रेक्ष्य नहीं है। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, सीधा मेन ऑप्शन रखता हूं। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न की तरफ। किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था?
किस सामाजिक दार्शनिक ने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न। किस सामाजिक दार्शनिक ने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था? ऑप्शन 1 अगस्त ने, ऑप्शन 2 वोल्फ्रेड परेटो ने, ऑप्शन 3 मैक आइवर ने और ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर ने सॉरी। किस सामाजिक दार्शनिक ने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि अगस्त जो एक सामाजिक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था। बहुत अच्छा प्रश्न था। 26वां प्रश्न देखते हैं अब। एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार पार प्रशिक्षित या क्रॉस ट्रेंड किया गया है कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों के दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम है। बोलिए, एक टीम के सदस्यों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया है कि यदि कभी कोई व्यक्ति किसी की जगह पर नहीं होता है या कभी कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, तो उसके भी दायित्वों का निर्वहन कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार से एक टीम के सभी सदस्यों को क्रॉस ट्रेंड किया गया है, पार प्रशिक्षित किया गया है। बोलिए, तो ये क्या है? ऑप्शन 1 कार्यात्मक, ऑप्शन 2 पार कार्यात्मक, ऑप्शन 3 बहु कार्यात्मक और ऑप्शन 4 स्वनिर्देशित। तो एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार से ट्रेंड किया गया है, इस प्रकार से पार प्रशिक्षित किया गया है कि वह दूसरे टीम मेंबर्स के भी दायित्व का अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकता है। तो यह बहु कार्यात्मक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। समस्या हल करने की एक विधि, समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसे समर्थन देते हैं। तो समस्या हल करने की वह कौन सी विधि है जिसमें समूह के सभी सदस्य किसी एक निर्णय को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और उसे समर्थन भी देते हैं? ऑप्शन 1 मानदंड, ऑप्शन 2 समझौता, ऑप्शन 3 लक्ष्य और ऑप्शन 4 सहमति। तो जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसको समर्थन देते हैं, तो वह आम सहमति विधि है। वह समस्या हल करने की आम सहमति विधि है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संचार खाली स्थान प्रदान करने का एक कार्य है। संचार क्या प्रदान करने का एक कार्य है? ऑप्शन 1 प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य है संचार, ऑप्शन 2 सूचना प्रदान करने का कार्य है संचार, ऑप्शन 3 ज्ञान प्रदान करने का कार्य है संचार और संदेश प्रदान करने का कार्य है संचार। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि संचार संदेश प्रदान कर संचार सूचना प्रदान करने का एक कार्य है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, संचार सूचना प्रदान करने का एक कार्य है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? ऑप्शन 1 कॉम्टे ने, ऑप्शन 2 अरस्तु ने, अस्तु लिखा हुआ है लेकिन यहां आप अरस्तु कर लें, अरस्तु ने, ऑप्शन 3 प्लेटो ने और ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स ने। बोलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ये अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। सामाजिक क्षेत्र में खाली स्थान शामिल है। सामाजिक क्षेत्र में क्या शामिल है? ऑप्शन 1 स्वास्थ्य व शिक्षा, ऑप्शन 2 आर्थिक नीति, ऑप्शन 3 आवास और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। सामाजिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो स्वास्थ्य व शिक्षा भी शामिल है, आर्थिक नीति भी शामिल है, आवास भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
कि सामाजिक क्षेत्र में ये सभी सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न की तरफ। लक्ष्य खाली स्थान में मदद करते हैं। लक्ष्य किसमें मदद करते हैं? ऑप्शन 1 संचार करने, दूसरा मफल नहीं सफल करने, ऑप्शन 3 कार्य करने और ऑप्शन 4 प्रेरित करने। तो लक्ष्य किसमें मदद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि लक्ष्य कम्युनिकेट करने या संचार करने में मदद करते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं अभी। सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य खाली स्थान अर्जित करने में सहयोग करता है। तो सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य क्या अर्जित करने में सहयोग करता है? ऑप्शन 1 ज्ञान, ऑप्शन 2 कौशल, ऑप्शन 3 रवैया और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य ज्ञान अर्जित करने में भी सहयोग करता है, कौशल अर्जित करने में भी सहयोग करता है, रवैया अर्जित करने में सहयोग करता है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 33वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन अशाब्दिक संचार है? अशाब्दिक संचार कौन सा है? ऑप्शन 1 चेहरे के हाव भाव जिसमें शब्द नहीं लगते हों वह अशाब्दिक संचार है। ऑप्शन 1 चेहरे के हाव भाव, ऑप्शन 2 दिखावट या रंग रूप, ऑप्शन 3 मुद्रा और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो निम्नांकित में से अशाब्दिक संचार कौन सा है? तो चेहरे के हाव भाव में भी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावट या रंग रूप में भी शब्दों की जरूरत नहीं है और मुद्रा में भी शब्दों की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा सही, उपर्युक्त सभी अशाब्दिक संचार हैं। 34वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है? समूह चिंतन का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 असुरक्षितता के भ्रम, ऑप्शन 2 अंतर्निहित समूह नैतिकता में विश्वास, ऑप्शन 3 पथ से विचलित होने वालों पर सीधा दबाव डालना और ऑप्शन 4 सदस्यों द्वारा आत्मवर्जन या सेल्फ सेंसरशिप। बोलिए कौन सा एक सामाजिक समूह चिंतन का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा कि असुरक्षितता के भ्रम आपके क्या कहलाता है? समूह चिंतन के लक्षण नहीं है। जबकि अंतर्निहित समूह नैतिकता में विश्वास ये समूह चिंतन का लक्षण है। पथ से विचलित होने वालों पर सीधा दबाव डालना ये समूह चिंतन का लक्षण है और सदस्यों द्वारा आत्मवर्जन या सेल्फ सेंसरशिप ये भी समूह चिंतन का एक लक्षण है। 35वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन टीम विकास का एक चरण नहीं है? टीम विकास का एक चरण कौन नहीं है? ऑप्शन 1 रचना या फॉर्मिंग, ऑप्शन 2 निर्णय, ऑप्शन 3 स्थगन और ऑप्शन 4 धावा। तो टीम विकास का एक चरण क्या नहीं है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि रचना या फॉर्मिंग टीम विकास का एक चरण नहीं है। सॉरी, निर्णय ऑप्शन 2 आपका सही होगा कि निर्णय एक समूह विकास टीम विकास का एक चरण नहीं है। इनमें से कौन संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है? संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? ऑप्शन 1 शाब्दिक, ऑप्शन 2 अशाब्दिक, ऑप्शन 3 लिखित और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि लिखित तरीका संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। 37वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक न्याय खाली स्थान के बीच संतुलन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सामाजिक न्याय होना किसके बीच संतुलन है? ऑप्शन 1 व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच में, ऑप्शन 2 समाज और व्यक्ति, ऑप्शन 3 मौलिक अधिकारों और न्यायिक तंत्र के बीच और ऑप्शन 4 व्यक्ति और परिवार। तो सामाजिक न्याय किसके बीच का संतुलन है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच में संतुलन है। 38वां प्रश्न है। सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन 1 सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन 2 सामाजिक एकीकरण,
ऑप्शन 3 जीवन गुणवत्ता में सुधार और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन भी एक उद्देश्य है, सामाजिक एकीकरण भी एक उद्देश्य है, जीवन गुणवत्ता में सुधार भी एक उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 39वें नंबर के प्रश्न की तरफ। समाज का मूल किस अवधारणा में है? समाज का मूल किस अवधारणा में है? ऑप्शन 1 कार्य या क्रिया में, ऑप्शन 2 अंतर क्रिया में, ऑप्शन 3 भूमिकाएं और ऑप्शन 4 संवर्धन या कल्चर। तो समाज का मूल किस अवधारणा में है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, अंतर क्रिया में समाज का मूल है। 40वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक प्रकार है? संचार प्रक्रिया का एक प्रकार कौन सा है? ऑप्शन 1 एक तरफा, ऑप्शन 2 दो तरफा, ऑप्शन 3 तीन तरफा और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो संचार प्रक्रिया का एक प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि संचार तो 2 वे ही होगा, 1 वे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक नीति खाली स्थान का एक भाग है। सामाजिक नीति किसका एक भाग है? स्वास्थ्य व शिक्षा का, ऑप्शन 2 आर्थिक नीति का, ऑप्शन 3 आवास का या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक नीति किसका एक भाग है? स्वास्थ्य व शिक्षा का एक भाग है, बिल्कुल सही। आर्थिक नीति का भी एक भाग है, आवास का भी एक भाग है, ऑप्शन 4 आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य क्या है? समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन 2 समस्या हल करना, ऑप्शन 3 पुनर्समायोजन या ऑप्शन 4 उपचार। तो समूह कार्य किसका आधारभूत उद्देश्य क्या है? समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि समस्या को हल करना समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य है। 43वां प्रश्न देखते हैं। एक खाली स्थान एक टीम अवधारणा का प्रकट रूप है। क्या एक टीम अवधारणा का प्रकट रूप है तथा नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांतों पर आधारित है। एक टीम अवधारणा का भी प्रकट रूप है और नियोक्ता एवं कर्मचारियों के द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांत पर भी आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 निरंकुश एक तंत्रीय मॉडल, ऑप्शन 2 अभिरक्षी मॉडल, ऑप्शन 3 अनुपोषक मॉडल या फिर ऑप्शन 4 बहुल मंडली मॉडल। तो जो एक टीम अवधारणा का भी प्रकट रूप है और नियोक्ता एवं कर्मचारियों के द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांत पर आधारित है, वह है आपका ऑप्शन 4 बहुल मॉडल कहलाता है या मंडली मॉडल कहलाता है। अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। समाजशास्त्री समूह शब्द को खाली स्थान के रूप में परिभाषित करते हैं। समाजशास्त्री समूह शब्द को किसके रूप में परिभाषित करते हैं? देखिए प्रश्न रिपीट हो गया, एक बार ऊपर आया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 लोगों के संकलन के रूप में, ऑप्शन 2 अंतर क्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में, ऑप्शन 3 किसी स्थान पर अंतर क्रिया कर रहे लोगों के रूप में और ऑप्शन 4 किसी सभा या सम्मेलन में भाग लेने के रूप में। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, पहले बता चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर देखें। 45वां प्रश्न है, सामाजिक नीतियां खाली स्थान आदि मुद्दों से संबंधित होती हैं। तो सामाजिक नीतियां किन मुद्दों से संबंधित होती हैं? ऑप्शन 1 निर्धनता से, ऑप्शन 2 खराब आवास व्यवस्था से, ऑप्शन 3 अशक्तता से या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक नीतियां निर्धनता से भी संबंधित हैं, खराब आवास व्यवस्था से भी संबंधित हैं, अशक्तता से भी संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से संचार की विशेषता क्या नहीं है? संचार की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1
इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। ऑप्शन 2, इसमें सूचना का संप्रेषण किया जाता है। ऑप्शन 3, यह बोलने की कला तक सीमित नहीं है। और ऑप्शन 4, यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है। बोलिए, तो संचार की एक विशेषता क्या नहीं है कि यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है। संचार का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि इससे अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा मिले। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार खाली स्थान का आदान प्रदान करता है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार किसका आदान प्रदान करता है? ऑप्शन 1, तथ्यों का। ऑप्शन 2, मत का। ऑप्शन 3, भावनाओं का। या ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। तो न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार सभी का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार जो संचार है वह तथ्यों का, मत का और भावनाओं का सभी का आदान प्रदान करता है। 48वां प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार एवं खाली स्थान से किया जाता है। सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार और किससे किया जाता है? ऑप्शन 1, सामाजिक विधान से। ऑप्शन 2, सामाजिक कार्य से। ऑप्शन 3, समाज विज्ञान से। और ऑप्शन 4, समाज सेवा से। सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार एवं सामाजिक विधान से किया जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। सामाजिक समूह कार्य में कार्यक्रम खाली स्थान पर आधारित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सामाजिक समूह कार्य में कार्यक्रम किस पर आधारित होता है? ऑप्शन 1, रुचि एवं संसाधनों पर। ऑप्शन 2, कर्मी की रुचि एवं संसाधनों पर। ऑप्शन 3, समूह की रुचि एवं संसाधनों पर। और ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक समूह में कार्यक्रम किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, समूह की रुचि एवं संसाधनों पर। और 50वां प्रश्न है, अपेक्षा को वास्तविक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपेक्षा को वास्तविक बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन 1, विचार मंथन। ऑप्शन 2, समस्या हल करना। ऑप्शन 3, मानदंड। या ऑप्शन 4, लक्ष्य। तो अपेक्षा को वास्तविक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, समस्या हल करना। ठीक है ना। अपेक्षा को वास्तविक बनाने की प्रक्रिया क्या है? समस्या हल करना है। यदि आप अपेक्षा को वास्तविकता बनाना चाहते हैं, हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको समस्याओं को हल करने पर फोकस करना पड़ेगा। इस प्रकार अभी हमने प्रबंधकीय गुणों से संबंधित पुराने प्रश्नों का हल निकाला है, एक निचोड़ आपके सामने रखा है। और यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो एक और 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।